तो नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें फिर से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल तक हम लोग न्यूमेरिकल देखे थे, आज हम लोग देखने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, तो फैराडे का बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो दो नियम है, ठीक है। अब वो दो नियम क्या क्या है, तो बहुत सिंपल नियम है। तो यहाँ पे जो बात क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल्स टू द टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। एक तरह से सेकंड लॉ है, ये जो लिखा है ना, ये सेकंड लॉ लिखा है। तो दो नियम है यहाँ पे। पहला नियम अगर हम लोग बात कर लें तो ये कहता है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप will produced an EMF in the circuit। ये पहला नियम हो गया कि जब कभी भी कोई भी क्लोज लूप है अपने पास और इस क्लोज लूप में अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक EMF इंड्यूस्ड होगा। ये इनका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये है कि जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड EMF का सर्किट में, जो भी ये EMF आ रहा है सर्किट में, ये जो EMF आ रहा है जिसको हम लोग E से डिनोट कर दे रहे हैं, E से EMF को डिनोट कर दे रहे हैं, इज इक्वल्स टू द टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। कहने का मतलब क्या हो गया, टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हम बोलने जाएंगे तो डी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये बात हो गया कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सर्किट में वो क्या होगा, किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो उसको अगर मैथमेटिकली हम लोग लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि जब कभी भी ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, लेंज लॉ क्या बोले थे, जिस तरीके से वो प्रोड्यूस होगा उसका वो विरोध करेगा। इसी चीज़ को ये मैथमेटिकली दिए हैं, कौन? फैराडे लॉ। लेंज लॉ का कहना था सबसे पहले क्या हुआ कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, ये था। और वहाँ पे क्या था लेंज लॉ में कि जिस वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो उसका अगेंस्ट, मतलब वहाँ पे अगेंस्ट प्रॉपर्टी शो करता है। डायरेक्शन वायरेक्शन के बारे में हम लोग देखे थे। यहाँ पे पहला पॉइंट में ये बात हो गया कि जो भी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का थ्रू क्लोज लूप विल प्रोड्यूस एन ईएमएफ इन द सर्किट। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का, दूसरा नियम ये है, ये जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का वो किसके बराबर होता है, तो ये जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। लेकिन साथ में यहाँ पे हमको एक माइनस साइन लगाना पड़ता है। ये माइनस साइन लेंस के वजह से। लेंज क्या बोल रहे थे? लेंज ये बोल रहे थे कि जिस वजह से वो ईएमएफ जनरेट होगा उसका वो विरोध करेगा, मतलब उसके अगेंस्ट वो काम करेगा। वही चीज़ यहाँ पे है कि होता क्या है, एक बेसिकली सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है फैराडे का। तो उसमें होता क्या है कि ये एक कॉइल लेते हैं, इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेट का मूवमेंट कराते हैं। तो जैसे ये मैग्नेट का मूवमेंट कराते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? डायरेक्शन भी बताता है और मैग्नीट्यूड भी बताता है करंट का। अब डायरेक्शन कैसे बताता है, तो जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इस लूप के पास अगर हम लेके जाएंगे तो करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। ऐसे लूप के सामने अगर मैग्नेट को रखे हैं तो कोई फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड पास तो कर रहा है लेकिन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उस केस में करंट तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इस मैग्नेट को हम लोग मूव कराएंगे, कॉइल के पास लेके जाएंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। करंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तो मतलब डायरेक्शन भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा। और जैसे ही उस मैग्नेट को हम पीछे लेके आएंगे फिर से फ्लक्स में चेंज आएगा, फिर से करंट का डायरेक्शन होगा, लेकिन इस बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर है अपना, ये इसको हम बता रहे हैं गैल्वेनोमीटर है अपना, तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग है 1 2 करके 1 2 करके। तो एक बार गैल्वेनोमीटर इधर मूव करेगा, एक बार गैल्वेनोमीटर इधर मूव करेगा, जिससे हमको डायरेक्शन के बारे में अंदाज़ा मिलेगा कि करंट का डायरेक्शन बदल रहा है। तो फैराडे का यही एक्सपेरिमेंट था कि जिस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका वो ईएमएफ जो है वो अपोज करेगा। तो जो ईएमएफ हो जाता है वो किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। ये पूरे ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है। अगर हम ये चीज़ फॉर टाइम टी बोल दें, मतलब फॉर स्मॉल टाइम टी बोल दें, तो इसी को चीज़ को क्या लिखते हैं हम लोग? तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो ये अपने पास मैथमेटिकली एक फार्मूला आ गया किसके लिए? जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से वो क्या होता है, तो वो ये होता है। एक फार्मूला अपने पास आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राफ रिलेटेड कुछ बात है और कुछ छोटा मोटा जानकारी है। तो दो नियम हम लोग फैराडे का देख लिए। तो पहला जानकारी ये है कि जो स्लोप है फ्लक्स टाइम ग्राफ का वो कैसा होता है? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ देगा।
तो भाई दो चीज़ का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ही मिल जाएगा अपने को। तो फ्लक्स और टाइम ग्राफ से क्या मिलता है, ईएमएफ मिलता है। ठीक, जो एरिया है ईएमएफ और टाइम ग्राफ का वो टोटल चेंज इन फ्लक्स देगा। ये सब हम लोग क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं मोशन वाले चैप्टर में कि इसका एरिया हमको ये मिलेगा। मतलब किसी एक का, जैसे जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, ये ग्राफ है, अगर हम लोग मान लो एक तरफ ईएमएफ है और एक तरफ टाइम है और हम कुछ ऐसा बना दिए, ठीक है, ये मिला अपने को, तो ये जो एरिया मिल रहा है अपने को, ये क्या बताता है, ये बताएगा चेंज ऑफ फ्लक्स के बारे में। तो मतलब एक दो तीन चीज़ है अपने पास, ईएमएफ है, फ्लक्स है, टाइम है, तो तीनों आपस में रिलेट करेगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाता है, तो जो ईएमएफ होगा इसका यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको या फिर वोल्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ है तो वोल्ट भी हो जाएगा। इफ़ फ्लक्स इज कांस्टेंट, मतलब फ्लक्स को कांस्टेंट रखेंगे, फ्लक्स में चेंज ही नहीं आ रहा, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि भाई अगर मैग्नेट को हम उसके पास रख दिया, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, मैग्नेटिक लाइंस तो पास कर रहा है कॉइल से, लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो करंट होगा नहीं, तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो। अब कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कॉइल बट फ्लो ऑफ करंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कॉइल। तो कह रहे हैं ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो वो नेचर ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो फ्लो ऑफ करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज है, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ कॉइल। भाई अब मान लो कंडक्टर लिए हैं तो फ्लो होगा, नहीं कंडक्टर लिए हैं तो नहीं होगा, इंसुलेटर तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन करंट तो जनरेट कर ही रहा है। ठीक है, अब ये कौन सा क्वांटिटी होता है, तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। तो ये कुछ बात था ध्यान रखने वाला, ध्यान रखना तुम लोग। अब वही बात हो गया यहाँ पे, क्या बात हो गया, जैसे देख लो प्लास्टिक है, वुड है, आयरन है, ये सब अगर हम लोग फ्लक्स का चेंज करेंगे तो अपने को कुछ ना कुछ ईएमएफ देखने को मिलेगा। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है B/A या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अ कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है किस पे डिपेंड नहीं करता, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वो तो सिंगल था, अगर बहुत सारा टर्न आ जाएगा तो ईएमएफ का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ये बोला डज नॉट डिपेंड करता है इस पर। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भाई उस पर तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज पे भी डिपेंड करता है। टाइम ऑफ रोटेशन भाई उस पर भी डिपेंड कर रहा है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो एक ही चीज़ मिल गया, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो इस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब अपना करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पर डिपेंड नहीं करता, वो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो ईएमएफ है रेजिस्टेंस यहाँ कहीं नहीं आ रहा। बाकी देखो अगर करंट हमको बताना है कितना करंट हो जाएगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E/R। अब E क्या है अपने पास, -N/dφ/dt, ये हम लोग लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा सर्किट में। तो इंड्यूस्ड करंट अगर बताना चाहेंगे तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, अगर N है तो, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है तो। नंबर ऑफ टर्न्स अगर नहीं है तो सीधा सीधा इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, -dφ/RdT। ये कब हो जाएगा, जब एक सिंगल कॉइल है, और जब कई सारा कॉइल है, कई सारा टर्न्स है, तब ये वाला हो जाएगा। ठीक, आगे अब हम लोग बात कर लें एवरेज ईएमएफ के बारे में। तो एवरेज ईएमएफ कैसे निकलेगा, तो भाई कुछ नहीं है एवरेज ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ। तो एवरेज हम लोग अभी क्या देखें, ईएमएफ का फॉर्मूला ΔΦ/ΔT माइनस साइन के साथ, फिलहाल माइनस को हटा रहे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ ΔT से डिवाइड कर देंगे, तो E/ΔT ΔΦ/ΔT। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, या सिंपल इसको ऐसे हम बोलते हैं, अभी जो करंट हम लोग लिखे थे, करंट कैसे आएगा, तो करंट का जो फॉर्मूला हम लोग लिखे तो क्या था, I = E/R, और E कहने का मतलब ΔΦ/R∆t, ये लिख सकते हैं। तो जो करंट है अपने पास सर्किट में वो ये है, ΔΦ/R∆t। जो करंट है उसको हम क्या लिखेंगे, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ΔQ/ΔT, और यहाँ है अपने पास ΔΦ/R∆t, ΔT से ΔT को मार दें, तो यहाँ जो ΔQ आएगा वो क्या आ जाएगा, ΔΦ/R आ जाएगा। तो एक तरह से अगर हम लोग बात करने जाएँ चार्ज के बारे में, या यहाँ पे एवरेज ईएमएफ बोलेंगे तो यही है एवरेज ईएमएफ, ठीक है, ये है। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग चार्ज का कुछ रिलेशन निकालने जाएंगे तो चार्ज का रिलेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चार्ज का रिलेशन क्या आ गया, ΔΦ/R। तो ये है एवरेज इंड्यूस्ड चार्ज है, ये कि उस सर्किट में कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है, तो ये है अपने पास एवरेज इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टेकन। देखो फॉर्मूले से ही हमको पता चलेगा किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एवरेज ईएमएफ, तो ईएमएफ का जो जनरल फार्मूला है वही है एवरेज ईएमएफ। ये तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, ये वाला एवरेज ईएमएफ ये है, ये है एवरेज ईएमएफ। ठीक है, एवरेज ईएमएफ n नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल है तब एवरेज ईएमएफ ये है।
तो सब अपने पास है फॉर्मूला। अगर इसी चीज़ को इंस्टेंटेनियस बोलेंगे तो ये है इंस्टेंटेनियस। अगर हम बोलेंगे इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा सर्किट में, तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला ये हो गया कि इतना इंड्यूस चार्ज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा डेल्टा फाई अपन में आर हो जाएगा। क्या टाइम पे डिपेंड करेगा इंड्यूस चार्ज? तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगा क्योंकि फॉर्मूले में टाइम है नहीं, तो डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टेकन। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आज हम लोग क्या देख लिया, फैराडे लॉ देख लिया। अब इसी के बेस पे न्यूमेरिकल देख लिया जाए। तो कुछ न्यूमेरिकल है अपने पास, कुछ हम बताएंगे, कुछ होमवर्क देंगे, बाकी ऐसे चलेगा सिलसिला। कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंज बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन टाइम डेल्टा टी, देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू दैट पासेस एनी पॉइंट इन द सर्किट यूजिंग द टाइम डेल्टा टी इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो अभी हम लोग तो फॉर्मूला देखे, सामने तो पड़ा हुआ है फॉर्मूला, इतना भारी भरकम कहानी कह दिया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपन में आते ही है, तो यही है आंसर। तो टिक क्या हुआ, क्या कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंज बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई, तो रेजिस्टेंस आर है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है वो इतना है, कितने टाइम में, डेल्टा टी में। कह रहा कि टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू डेट पासेस एनी पॉइंट इन द सर्किट, तो हमको क्या बताना, चार्ज के बारे में बताना। ये कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है किसी सर्किट रेजिस्टेंस आर में डेल्टा टाइम टी के लिए, वो डेल्टा फाई है। ये सारा कहानी बोल दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई है, रेजिस्टेंस आर है, टाइम है डेल्टा टी। तो बोल रहा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू डेट पासेस एनी पॉइंट इन द सर्किट यूजिंग इसी टाइम में, इस ड्यूरेशन में कितना चार्ज पास करेगा। तो चार्ज अगर हमको बात करना उसी टाइम ड्यूरेशन में, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई अपन में आर, तो डेल्टा फाई अपन में आर, यही हो गया। अब देखो है सिंपल, लेकिन क्वेश्चन की वजह से ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कई लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। तो जब क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। सिंपल ही था, लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आया तो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे भी क्वेश्चन है, कंपेयर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड चार्ज। तो अब अपने कंपेयर करना है, और उसके बाद इफ मैग्नेटिक, पहले सिंपल हम सोच रहे सिंपल क्वेश्चन कर लिया जाए, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ ये देख लिया जाए, उसका भी करेंगे। कह रहा है कि इफ़ मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन ये दे रखा, बोल रहा है फाइंड ईएमएफ एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ईएमएफ फाइंड करना है टाइम 2 सेकेंड में। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, यही है। अब अपने पास क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है 2t² प्लस t³ माइनस 3t प्लस 4, यही है। अरे यार हाँ, अब हम क्या कर ले, डिफ्रेंशिएट कर ले, तो ये हो जाएगा 4t प्लस 3t माइनस 3 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 7t माइनस 3, तो 7t माइनस 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये है ना 43t², अच्छा हाँ यहाँ t² छोड़ दिया हम लोग, तो ये बचेगा इक्वेशन। तो ये आया अपने पास e। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो t का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो e कितना आने लगा, तो 8 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 12 हो गया, 12 और 8 हो गया 20, 20 माइनस 3 हो गया 17। तो जो ईएमएफ हो जाएगा कितना, 17 वोल्ट का ईएमएफ हो जाएगा। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। सिंपल था, कुछ हार्ड नहीं था। तो पहले सिंपल क्वेश्चन किया जाए, उसके बाद हम लोग चलेंगे टफ क्वेश्चन भी कर लेंगे। कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो फिलहाल इसको रखते हैं। अच्छा इक्वेशन दे रखा, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। सिंपल पहले जैसा था वैसे हो जाएगा। कह रहा है कि एक कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस कितना है, आर है। कंडक्टिंग रिंग हो गया जिसका रेडियस आर है, इसको प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिवन। तो उसको हम लोग परपेंडिकुलरली प्लेस्ड कर दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे रिंग को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दे रहे हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। ये अपने पास रिंग, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B0 प्लस में अल्फा टी, इतना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। B0 एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रिंग। तो ईएमएफ निकालना अपने को, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, यही अपने पास। ठीक, तो d5। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख लें, फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है अपने पास, जनरल फार्मूला फ्लक्स का, क्योंकि हम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं दिया हुआ, फ्लक्स दिया हुआ है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो यहाँ बी का वैल्यू कितना दिया, तो माइनस ऑफ d/dt। बी का वैल्यू दिया B0 प्लस अल्फा टी, तो B0 प्लस अल्फा टी। और एरिया क्या हो जाएगा, तो ये सर्कुलर शेप में, तो एरिया हो जाएगा अपने पास πr²। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो माइनस है, डी है, πr² B0 अल्फा टी, यही वाला पॉइंट है। अब इसका जब हम मतलब सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, πr² बाहर आ जाएगा, B0 कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, और अल्फा टी का केवल अल्फा बचेगा। तो मतलब कुल मिला के जब हम लोग कर रहे हैं तो देखो ये मिलेगा B0 माइनस के साथ, ठीक, फिर d/dt अल्फा टी,
और बाहर जो है पाई आर स्क्वायर बाहर ले लें हम लोग माइनस के साथ, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो इसका करेंगे। अब ये पार्टी क्या करेंगे, तो ये पार्टी 0 आएगा और ये पार्टी में केवल अल्फा आएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर 0 प्लस अल्फा। और जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर अल्फा, तो माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर अल्फा, ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते समझ आएगा, कुछ हार्ड ये भी नहीं था, सिंपल था, बस सॉल्व करना था। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस इतना इज चेंज फ्रॉम इतना, इसको देख लिया जाए। कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है अपने पास थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज चेंज फ्रॉम 20 वीवर टू 40 वीवर इन 5 मिली सेकेंड। चेंज पास थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग चार्ज पास थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो चार्ज के लिए जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो ये जानते हैं, ठीक है। चार्ज के लिए जो फॉर्मूला वो ये है, तो ये क्या है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो 20 से 40 पर तो चेंज कितने का आएगा, 20 का आएगा, और रेजिस्टेंस कितने का है, 20 ओम का है। यहाँ कहीं पे भी इसका इस्तेमाल है क्या, कहीं इस्तेमाल नहीं है इसका, लेकिन अगर इस्तेमाल होता तो इसको चेंज करना पड़ता है। ये 5 मिली सेकेंड दिया हुआ है, इसको हमको सेकेंड में चेंज करके सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन इस्तेमाल ही नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के कितना आ गया 1, तो आंसर हो जाएगा 1 कूलम्ब चार्ज। देख लो जो चेंज है अपने पास कितना है, मतलब फ्लक्स 120 था, फ्लक्स 240 था, तो जो चेंज है वो 20 का था और रेजिस्टेंस भी 20 का था, सॉल्व करके आ गया अपने पास, ठीक। अ कॉइल हैविंग, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। 500 स्क्वायर लूप मतलब ऐसा 500 स्क्वायर लूप है और हर एक का साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड विच इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 10 है कि 1 है, 10 टेस्ला। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ एन डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, या फिर माइनस ऑफ एन डी फाई अपॉन डी टी, ये लिख लें। फ्लक्स की जगह पे क्या लिख लें, तो बी अपॉन में ए लिख लें। माइनस ऑफ फ्लक्स की जगह पे क्या लिख ले भाई, तो फ्लक्स की जगह पे लिख लें बी ए डी टी। अब यहाँ से माइनस ऑफ एन कितना है, 500 टर्न है अपने पास। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा, मैग्नेटिक फील्ड विच इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 10 हो गया। और फिर क्या, एरिया निकालना, तो एरिया मतलब साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, और ये किस में दे रखा, सेंटीमीटर में। मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में 1/100 1/10 मीटर, या फिर 0.1 मीटर, ठीक है, या फिर 1 × 10⁻⁻1 मीटर। 10 सेंटीमीटर में 1/-1 मीटर। यहाँ पे अगर एरिया रखेंगे तो साइड का स्क्वायर, ये थोड़ा गड़बड़ जा रहा है क्या, 500 स्क्वायर लूप हो गया, एन हो गया, बी क्या है, तो बी है अपने पास विच इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10 हो गया। ये क्यों लिखा है, ठीक है, जो भी वो लिखा हो पता नहीं हमको, हम लोग अपना सॉल्व करते हैं। साइड स्क्वायर, साइड कितना आ गया अपने पास, 0.1 मीटर आ गया। अब 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में डी टी। तो टाइम रेट चेंज कितना है, तो टाइम रेट चेंज है अपने पास टेस्ला पर सेकेंड, तो टाइम रेट चेंज है पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड का टाइम रेट चेंज है। और इस पूरे को अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 5000 मल्टीप्लाई 0.1 ठीक। तो ये जीरो खत्म, इसके वजह से तो केवल बच रहा 50 का। अपने पास 50 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो ये 10 का ये जो गड़बड़ है ना, इसी वजह से फ़र्क आ रहा है आंसर में। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमको समझ नहीं आ रहा बी एन, ठीक है। देख लेना, अगर कुछ छोड़ रहे होंगे हम तो एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना। अब तुम लोग भी इतना सीख गया है कि तुम लोग कर सके ये सब, ठीक है। हो सकता है हमसे कुछ गलती हो रहा हो, एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना। कुछ गलती हो रहा हो तो हमको बता भी देना, बाकी एक बार ट्राई करना, ठीक है। अब कितना क्वेश्चन बच रहा है, टाइम कितना हो गया, अब 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलते हैं ऊपर वाला जो छोड़े हैं पहले उसको देख लेते हैं। हाँ, कंपेयर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड चार्ज। अपने को इंड्यूस्ड करंट और चार्ज का जो वैल्यू है उसको कंपेयर करना। तो ये एक लूप है अपने पास, ये फाइनल सिचुएशन है, ये इनिशियल सिचुएशन है, मतलब इसको ऐसे लेके आ रहे हैं हम लोग।
तो इनिशियल में नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको इस वेलोसिटी से लेकर फाइनल यहाँ पे है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो अपने को वैल्यू कंपेयर भी करना है किसका किसका, इंड्यूस्ड करंट और चार्ज का। तो अगर इंड्यूस्ड करंट अगर बात करेंगे तो ईएमएफ से रिलेटेड हम लोग बात करें तो जो यहाँ जैसे देखो इसको अगर ये नॉर्थ लेके आ रहे हैं तो यहाँ भी क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर नॉर्थ को डबल वेलोसिटी से ले रहे हैं, मतलब वेलोसिटी अगर हम लोग डबल कर दिए हैं तो जितना तेज वेलोसिटी, जैसे जितने तेज़ी से हम फ्लक्स में चेंज करेंगे, क्योंकि ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ फ्लक्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यही तो होता है। तभी तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या लिखते हैं, d∅/dt। तो जितना तेज़ी से हम फ्लक्स में चेंज करेंगे उतना तेज़ी से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या करंट इंड्यूस्ड होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे v वेलोसिटी बनेगा तो दोनों में नॉर्थ ही पोल, डायरेक्शन अगर बोलेंगे तो दोनों में यही होगा। लेकिन अगर हम वो बात करने जाएंगे कि इंड्यूस्ड करंट कितना हो जा रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट के लिए अगर हम बोलने चाहेंगे तो जितने तेज़ी से हम फ्लक्स में चेंज करेंगे उतना तेज़ी से करंट इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ v वेलोसिटी, यहाँ 2v वेलोसिटी, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू a, क्योंकि वेलोसिटी डबल हो गया। तो सीधा सीधा ये कहानी लिख के सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि जो करंट हो जाएगा वो b वाले में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू a, ठीक है। तो ये बात हो गया। दूसरा बात है अपने पास चार्ज के बारे में बात करना। तो भाई चार्ज से क्या फ़र्क पड़ेगा, करंट किस वजह से बढ़ा, 2v की वजह से बढ़ा, चार्ज तो दोनों में सेम ही होगा, चार्ज में थोड़ी कोई फ़र्क पड़ेगा। जो चार्ज का क्वांटिटी है दोनों में, फ्लो ऑफ चार्ज अगर हम लोग बात कर लेंगे, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट अगर हम लोग बात कर ले b में ज़्यादा है a में कम है, लेकिन लूप तो सेम है, लूप सेम है तो जो उसमें मूविंग बॉडी होगा वो तो सेम होगा। तो दोनों केस में जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज सेम हो जाएगा। लेकिन करंट अगर बोल देंगे करंट इसमें ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स का चेंज ज़्यादा कर रहे हैं, फ्लक्स का चेंज के ज़्यादा की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज़्यादा हो जाएगा। इसमें फ्लक्स का अगर इसको भी हम 2v कर दें तो इसमें भी उतना ही होगा। तो दोनों में चार्ज सेम है लेकिन करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। करंट इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि फ्लक्स को हम जल्दी तेज़ी से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, कहानी वाला था पूरा ये। तो कहाँ तक देख लिया हम लोग, देख लिए यहाँ तक। कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, काफ़ी सारा यार, 7 8 9, हाँ 9 क्वेश्चन है, देखते हैं। तो होमवर्क भी तो मिलेगा ही तुम लोगों को फिलहाल। तो बाद हम क्या कर ले इसके बारे में। तो क्या रहा, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ r0। इफ एट एनी इंस्टेंट रेडियस ऑफ द लूप इज r, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप एट दैट इंस्टेंट विल बी। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बात करें तो देखो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है अपने पास, माइनस ऑफ d∅/dt। फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल या फिर हम कह लें बी ए, ये वाला पुराना मॉडल है, इसको हटाओ, सिंपल हम क्योंकि भाई परपेंडिकुलरली प्लेस करें तो फ्लक्स और एरिया के बीच में एंगल 0 डिग्री का बनेगा। तो ये हो गया अपने पास, एरिया कितना है, सर्कुलर है तो b∅r²। तो मतलब कुल मिला के जो फ्लक्स की जगह पे वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, b∅r² लिख देंगे। अब यहाँ पे अपने पास जो r का जैसे जो चेंज दे रखा है यहाँ पे देखो, कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ r0। लूप को परपेंडिकुलरली प्लेस किया, लेकिन जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसको कांस्टेंट रेट से हम लोग बढ़ा रहे हैं, वो कांस्टेंट रेट क्या है, r0 है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, b∅, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बचा क्या अपने पास dr²/dt। और यहाँ पे हम लोग dr से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि टाइम रेट चेंज हमको ले आना है r का। तो टाइम रेट चेंज क्यों ले आना है r का, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ r0, रेडियस ऑफ लूप r है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट दैट इंस्टेंट, उस समय क्या इंड्यूस्ड होगा, इसलिए तो हमको इसीलिए इंक्रीज़ कराना है। तो इंक्रीज़ कराने के लिए कांस्टेंट रेट हमको r ले आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस ये थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ तक तो तुम लोग कर लेगा, हमको भरोसा है, ये वाला हिस्सा तक तो तुम लोग कर लेगा, बाकी उसके बाद बात यहीं थोड़ा फंसेगा। तो यहाँ जब बात फंसेगा तो उस बात को कैसे हम लोग बाहर निकालेंगे, तो उस बात को बाहर निकालने के लिए ये कर सकते हैं हम लोग। तो तुम लोग थोड़ा जो यहाँ मिस्टेक करेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। b और पाई बाहर आ गया, उसके बाद तुम लोग यहाँ लिखेगा d/dt और r की जगह पे तुम लोग लिख देगा r0, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग उसके बाद लिखेगा 2r0। लेकिन देखा जाए हिसाब किताब में तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0, और कुल मिला के फिर 0 आ गया। तो ये आंसर गलत हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, dr/dr का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे dr/dr का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, तो जो अपने को मिलने लगे वो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ b∅ कॉमन, ठीक है। ये हो गया अपने पास r0, ये हो गया dr/dt, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, dr/dt
d/dr और ये r0। ठीक, अब समझ आए क्यों किए। तो अब dr के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा 2r0 आएगा, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे r लिख देंगे। तो कुल मिला के जो अब अपने पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा -2b/r r0 ये आएगा। ये क्यों किया हम लोग, क्योंकि हमको टाइम रेट चेंज निकालना था r का। तो टाइम रेट चेंज r का कैसे निकलेगा, तो जब dr/dt लिखेंगे तो ये तो टाइम रेट चेंज ऑफ रेडियस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को r से डिनोट करना। तो टाइम रेट चेंज ऑफ r निकालना है, तो हम ऊपर नीचे r का मल्टीप्लाई किया। अब थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो dr/dt हो जाएगा, तो dr/dt हो गया। अब dr/dt को क्या लिख देंगे r, क्योंकि टाइम रेट चेंज क्या है r दे रखा है, और r0 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा 2r0। तो कुल मिला के अपने पास जो फ्लक्स का EMF इंड्यूस्ड आ गया वो ये आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब बच गया कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बच गया। तो 8 क्वेश्चन कौन करेगा, तो तुम लोग करेगा, क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। तो कंडक्टिंग सर्कुलर पढ़ के देखना, एक बार करके देखना, सब हो जाएगा। नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन नहीं है तो फिर हम हैं। तो एक बार देख लेना, सारा ट्राई करना, और सब अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि टाइम पास वाला क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कोई कोई भारी भरकम क्वेश्चन है, देखने में भारी भरकम रहेगा लेकिन करने में आसान रहेगा। तो सारा क्वेश्चन ट्राई करना। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। सारा क्वेश्चन तुम लोगों को हम दिखाई दिए हैं और इस उम्मीद में दिखाए हैं कि तुम लोग करेगा। देखो भाई, तुम लोगों का 12th आ गया, अब तुम लोग अगर मजाक करेगा पढ़ाई लिखाई में, तो पढ़ाई लिखाई भी तुम लोगों के साथ मजाक करेगा, जीवन में फिर आगे संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है कुछ हो, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख के ही सब कुछ होगा, बिना पढ़े लिखे भी तुम लोग कामयाब हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो नसीब ब्रह्मा जी से बगल में बैठ के नसीब लिखवाएंगे कि हाँ थोड़ा ये डाल दीजिए, थोड़ा वो डाल दीजिए, थोड़ा ऐसे डाल दीजिए, तो उनका तो चल जाएगा। लेकिन जिसका नसीब जो बगल में बैठ के नहीं लिखवाया है, वो झेलना पड़ेगा उसको। तो इसलिए उनके पास के लिए क्यों पाए मेहनत, तो मेहनत कर लो भाई, मेरे पढ़ाई लिखाई कर लो, और ये सब क्वेश्चन अपने से ट्राई करो, क्योंकि जब खुद से ट्राई करेगा तब सीखेगा। मेरे या किसी और के बताने से बस समझ सकता है, तुम लोग सीख नहीं सकता। सीखना है तो खुद से करना पड़ेगा। वो खुद से कैसे करेगा, तो भाई देखो, मैथ्स और फिजिक्स में क्या है कि जब हम लोग पढ़ते हैं, करते हैं और गलत करते हैं तब हम सीखते हैं। मेरा ये मानना है, हम बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि कोई चीज़ को जब हम गलत करते हैं, मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, हम गलत करते हैं तब हम सीखते हैं। सीखते ही हैं कि भाई ये तरीका गलत है और मेरे हिसाब से गलत करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा यार गलत है ये। और लाइफ का भी वही है, कोई चीज़ है अगर मान लो कोई हमको मना करे कि ये नहीं करना, वो गलत है, तो अपना एक्सपीरियंस हमको बता रहा है कि वो गलत काम है, वो नहीं करना है। बाकी अगर तुमको भी तजुर्बा करना है कि हाँ वो सच में गलत है, तो करके देख लो, पता चल जाएगा कि गलत ही था वो काम। वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर सॉल्व करने को हम दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं, 2 कारण है। एक तो मेरा वीडियो टाइम बचेगा, क्योंकि अगर हम करने बैठेंगे मान लो 8 क्वेश्चन, तो हो सकता है आधा घंटा का वीडियो और बन जाए एक ठो, वो भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। वीडियो नहीं बना सकते, वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि तुम लोग ट्राई करो अपने से। तुम लोग जब अपने से ट्राई करेगा तो मेरा तो बेनिफिट है, टाइम बच रहा मेरा, तुम लोगों के साथ ज़्यादा बेनिफिट है। तुम लोगों का बेनिफिट होगा कि तुम लोग सीखेगा, नया चीज़ एक्सप्लोर करेगा। एक्सप्लोर करने का मतलब नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, नया मतलब बुद्धि लगाएगा कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये गलत कर रहे हैं, यहाँ पे ये सही होगा, मतलब सीखने को मिलेगा। बाकी तुम लोगों की मर्जी, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। मेरा तो ठीक है, नौकरी वोकरी लग गया है, हो जाएगा, सब जीवन कट जाएगा अपना ठीक ठाक। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो।